Hey y'all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. सो लास्ट क्लास में हम लोग ने कंप्लीट किया था क्लीवेज इम्प्लांटेशन तक। आज हम उसके बाद से कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब कि आज हम चालू करने वाले हैं विथ गैस्ट्रुलेशन। काफ़ी तो नहीं, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है पर लेकिन समझने जैसा बहुत है। इतना याद करने वाला नहीं है जितना समझने वाला है। तो लास्ट क्लास में हमने इसको एंड किधर किया था? वहीं से ही हमें चालू करना है जहाँ पे हमने एंड किया था। ये था हमारा ट्रोफोब्लास्ट और ये था हमारा इनर सेल मास। समझे इतना? तो ये मैंने कुछ नया नहीं बोला है, मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ट्रोफोब्लास्ट सेल आगे जाके डिवाइड करती है और बनाती है दो लेयर्स। ठीक है, तो ये ट्रोफोब्लास्ट है, वो दो लेयर बनाती है आगे जाके। जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर की लेयर है वो होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, बाहर की सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये तो बात हुई हमारे ट्रोफोब्लास्ट की। अगर हम इनर सेल मास की बात करें तो पहली बात तो आप ये याद रख लो, गांठ बांध लो, इनर सेल मास जो होता है वही पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, एम्ब्रियो का एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, पूरा का पूरा एम्ब्रियो इज इनर सेल मास जो बनाता है। मतलब इसीलिए इनर सेल मास को हम लोग स्टेम सेल भी बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है स्टेम सेल क्या होता है, वो ऐसी सेल जिसमें बॉडी का कोई भी पार्ट बनाने की कैपेबिलिटी हो, तो वही हमारे पास इनर सेल मास के पास है। कोई भी एम्ब्रियो का पार्ट कौन बना रहा है? इनर सेल मास। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ट्रोफोब्लास्ट नहीं बनाता है एम्ब्रियो, सिर्फ इनर सेल मास। ठीक है, तो अभी इनर सेल मास था। इनर सेल मास क्या हुआ? डिवाइड हुआ। वो भी उसने दो पार्ट में डिवाइड किया अपने आप को, एक ऊपर का लेयर, एक नीचे का लेयर। ठीक है, जो ऊपर की लेयर होगी उसको अपर लार्जर एपिब्लास्ट, सब अपने नाम, उसका सारे नाम अब उसका काम सजेस्ट कर रहे हैं। ऊपर का है बड़ी सेल है और एपी यानी ऊपर, इसलिए एपिब्लास्ट। नीचे की जो सेल है वो लोअर, स्मॉलर, क्यूबॉइडल, ये कॉलम बना रहा है, हाइपोब्लास्ट। ये भी सेम जो काम है इसका वही इसका नाम है। नीचे है इसलिए लोअर, स्मॉल है उससे इसलिए स्मॉलर, क्यूबॉइडल क्योंकि क्यूबॉइडल इसकी शेप है, और हाइपोब्लास्ट ऊपर की एपिब्लास्ट, नीचे की हाइपोब्लास्ट। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है इनर सेल मास। ठीक है, और सेल्स ऑफ रॉबर तो आपको पता है, ये ट्रोफोब्लास्ट का वो सेल्स जो आईसीएम के साथ कनेक्टेड रहते हैं, दैट आर सेल्स ऑफ रॉबर। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही बताया। अब एक्चुअली में गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे कि सबसे पहला तो एमनियोटिक
कैविटी का फॉर्मेशन, योक सैक का फॉर्मेशन। अब ये सब जो चीज़ें हैं मैं जिस सीरीज़ में पढ़ाऊँगी ज़रूरी नहीं है वही सीरीज़ में हो। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ वेल सिंक्रोनाइज्ड मैनर, सब प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली साथ में हो रही होती है। अब मैं आपको सब प्रोसेसेस साथ में साइमल्टेनियसली नहीं पढ़ा सकती, मुझे एक ख़त्म करके दूसरा कराना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी, इसी के बाद यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, पर लेकिन इसके साथ एमनियोटिक कैविटी के साथ साथ यॉक सैक भी बन रहा होता है, उसी के साथ साथ एम्ब्रियो की भी फॉर्मेशन चालू हो चुकी होती है। तो सब साइमल्टेनियसली इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, जैसा कि मैंने बोला एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ देख लो। जो बाहर की लेयर है उसमें डिफ्यूज्ड विलाई का फॉर्मेशन होगा, ये हमने इम्प्लांटेशन के टाइम पे पढ़ा था। सी वो वाला काम भी चल रहा है, ये वाला काम भी चल रहा है। एमनियोटिक कैविटी भी बनेगी, इम्प्लांटेशन भी होगा। मैं वही बोल रही हूँ, सब काम साथ में होता रहता है। ये अंदर की साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, लिख देते हैं पहले। एक सेकेंड, ओके। सो एमनियोटिक कैविटी बनाने के लिए दो चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि एपिब्लास्ट जो है वो नीचे आ जाता है। ये ऊपर एकदम चिपका हुआ था, वो अभी नीचे आ गया। सारी की सारी एपिब्लास्ट की सेल्स है। ठीक है, एपिब्लास्ट नीचे आ गया। तो जो हाइपोब्लास्ट है वो कहाँ पे जाएगा, एपिब्लास्ट के एग्जैक्टली नीचे, जहाँ पे पहले था वहीं पे। तो एपिब्लास्ट के नीचे। ठीक है, इसके अलावा ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स है वो और थोड़ी सी सेल सिक्रीट करती है इसके अपने ही आसपास। ठीक है, तो मेनली दो चीज़ हुई कि एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट नीचे आ गया और साइटोट्रोफोब्लास्ट ने अपने अंदर की तरफ एक लेयर सेल्स और सिक्रीट कर दी। ठीक है, तो अब जो ये कैविटी बनी मेरी वो है एमनियोटिक कैविटी। समझे, जो एपिब्लास्ट है वो नीचे आ गया, तो उसके साथ साथ पूरी की पूरी ये जो हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट की लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल डिस्क, या फिर बाइलेमिनार डिस्क, दो लेयर की बनी है। तो ये नीचे आ गई, प्लस साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल ने एक लेयर पूरी सिक्रीट करी एमनियोजेनिक सेल की। एमनियोजेनिक सेल्स की पूरी लेयर सिक्रीट करी। ये दो लेयर के बीच में जो कैविटी बनी दैट इज एमनियोटिक कैविटी। समझे? अब मैं अगर पूछूं एमनियोटिक कैविटी का रूफ कौन बना रहा है, उसके ऊपर क्या है, ये है एमनियोजेनिक सेल सिक्रेटेड बाय साइटोट्रोफोब्लास्ट, वो रूफ बना रहा है। बेस पूछूं बेस कौन बना रहा है, तो बेस ये बना रहा है एपिब्लास्ट सेल्स। ठीक है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड। सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से सुनो। तो अभी तक क्या किया मैंने, ट्रोफोब्लास्ट सेल का डिवाइड किया, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाया। इनर सेल मास को डिवाइड किया तो दो लेयर बनाई जिसको एम्ब्रियोनल डिस्क और बाइलेमिनार डिस्क और जर्माइनल डिस्क बोलते हैं। वो क्या है, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की लेयर। ठीक है, ऊपर की एपिब्लास्ट की लेयर है दैट इज अपर लार्जर कॉलमनार एपिब्लास्ट सेल्स, नीचे वाली सेम लोअर स्मॉलर क्यूबॉइडल हाइपोब्लास्ट सेल्स। ठीक है,
फिर उसके बाद अब मैंने सबसे पहला आपको बताया टॉपिक एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन। तो उसके लिए जो एपिब्लास्ट की सेल्स है वो अपने आप को नीचे की तरफ पुश करती है, वो नीचे की तरफ चली जाती है, और साइमल्टेनियसली जो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो एमनियोजेनिक सेल सिक्रीट करती है अराउंड इट, अपने नीचे, यानी कि जिसकी वजह से एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है विच इज़ नोन एज एमनियोटिक कैविटी। उसके नीचे जो ये कैविटी है ये वही हमारी ब्लास्टोसील ही है, जो पहले यहाँ पे भी तो ब्लास्टोसील ही थी ना हमारे ब्लास्टोसिस्ट में, तो ये भी ब्लास्टोसील ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए, अभी सिर्फ ऊपर की तरफ एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है, दैट्स इट। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके ब्लास्टोसील जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड चीज़ फॉर्मेशन हो मैं बताती हूँ यॉर्क सैक की। देखो एमनियोटिक कैविटी बनी, अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क सैक। एपिब्लास्ट ने तो अपना काम कर लिया, अब अगली बारी आती है हाइपोब्लास्ट की। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स है हमारे नॉर्मल जो है, ये इसके अंदर की साइड पे एमनियोजेनिक सेल सिक्रीट करी है, साइटोट्रोफोब्लास्ट ने ही। फिर उसके बाद ये एपिब्लास्ट सेल्स है हमारे, जो भाई साहब नीचे आ चुके हैं। अब काम किसका है, अब हाइपोब्लास्ट सेल्स का काम है। एमनियोटिक कैविटी तो बन गई, अब हाइपोब्लास्ट सेल्स अपना काम करेंगे। उनके खुद की लेयर तो है ही है, उसके अलावा वो नीचे भी अपनी एक लेयर बना देते हैं। समझे? एपिब्लास्ट सेल्स ने क्या किया, वो सिर्फ नीचे हुए थे। जो एमनियोजेनिक सेल्स थी वो किसने बनाई थी, साइटोट्रोफोब्लास्ट ने बनाई थी। लेकिन हाइपोब्लास्ट क्या करेगा, वो नीचे की तरफ अपना एक और लेयर बना देगा। वो एक और लेयर बनाएगा तो जिसकी वजह से अंदर इस तरफ एक कैविटी की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं यॉर्क सैक। ठीक है, यॉर्क सैक कैविटी प्लस अंदर यॉर्क सैक के अंदर कुछ सेल्स चले जाएंगे जो हाइपोब्लास्ट ने ही सिक्रीट किए होंगे, एक्स्ट्रा जो सेल्स बन गए वो, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने क्या बताया, अभी दो कैविटी की फॉर्मेशन बता दी, एक एमनियोटिक कैविटी, एक यॉर्क सैक कैविटी। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। देखो अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कुछ बुक्स लिखती है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम दीज सेल्स जो यॉर्क सैक के अंदर होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट के से फॉर्म होता है। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, बट स्टिल अगर पूछे तो फिर ऐसा यॉर्क सैक के सेल से लिख देना, ठीक है। पर लेकिन नहीं पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन, ऐसा इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछते। अब जिससे बनता है वो रहने दो। एक्चुअली में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनता है। मीजोडर्म तो हमारे बॉडी के अंदर होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, जीआईटी की वो हम लोग ने सब पढ़ी है। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो की बाहर की साइड पे जो मीजोडर्म होता है वो होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। वो जो है ना वो पूरी सब चीज़ों को लाइन करता है। एक काम करो, इसको पहले लिखो, फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। और जस्ट इन केस आपको ये सब चीज़ें जो मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको उसका एक एनिमेटेड वीडियो अगर चाहिए तो आई विल लिंक वन यूट्यूब वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे ऑब्वियसली प्रेजेंट है, तो वो देखना, उसमें बहुत अच्छे से एनिमेशन में एक्सप्लेन किया है। पर लेकिन उससे पहले ये देख लेना तो ही वो समझ में आएगा, क्योंकि वो बहुत क्विक 2, 5 या 6 मिनट की मेरे को पता नहीं है वीडियो है, पर ये देखोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ इतनी बात बताई कि ट्रोफोब्लास्ट आईसीएम से एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन है। वो एपिब्लास्ट नीचे आ रहा है, एमनियोजेनिक सेल्स फॉर्मेशन हो रही है जिसकी वजह से एमनियोटिक कैविटी बनी, और हाइपोब्लास्ट की वजह से बना यॉर्क सैक, ठीक है। अब पहले हम एक काम करते हैं कि एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक बनाया ना हमने, तो उसके अंदर के फ्लूइड की बात कर लेते हैं, फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। फिर उसके बाद कंफ्यूजिंग टॉपिक्स पे जाएंगे। एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है। अब इन जनरल हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड होता है उसका मेन एक फंक्शन तो होता ही है, वो होता है इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर।
ठीक है। CSF हमारी बॉडी में होता है, उसका भी यही फंक्शन होता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का भी यही फंक्शन होता है कि एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर। शॉक अब्जॉर्बर क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम एक बलून लेकर के जिसके अंदर पानी भरा हुआ उसको नीचे फेंकोगे तो वो इतना डैमेज नहीं होगा उसके अंदर अगर कुछ सामान होगा तो, पर लेकिन उसके अंदर पानी नहीं होगा तो चांसेस है कि उसके अंदर का सामान डैमेज हो सकता है। फॉर सिंपल सी बात है, शॉक एब्जॉर्बर मतलब अगर जस्ट इन केस वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कुछ ट्रॉमा या कुछ ऐसा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है कि दर्द होता है या कुछ लग जाती है या वो गिर जाती है, तो उसकी वजह से बेबी को भी डैमेज हो सकता है, पर चांसेस कम हो जाती है अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेजेंट हो तो, ठीक है। तो पहली बात शॉक एब्जॉर्बर। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, इट गिव्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एम्ब्रियो की जो कुछ सेल्स होती है वो एम्ब्रियो की कुछ सेल्स होती है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर चली जाती है। तो इस वजह से एमनियोटिक फ्लूइड को अगर हम लोग थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड ले और उसकी अच्छे से स्टडी करें, देखें उसको, तो उसके अंदर है ना प्रॉपर एकदम बढ़िया से क्रोमोसोम्स दिखते हैं सारे के सारे एम्ब्रियो के सारे 1 से लेकर के 24 तक जितने भी है 23 क्रोमोसोम्स सारे के सारे दिखते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को जिसमें हम सारे क्रोमोसोम्स देख रहे हैं उसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। किसमें यूज होता है ये प्रोसेस, जिसमें ये पूरा का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकलता है, वो एमनियोसेंटेसिस में यूज होता है। एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस वेयर एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट एंड इज स्टडीड, और उसके जो क्रोमोसोम होता है और द जेनेटिक मेकअप ऑफ द एम्ब्रियो इज स्टडीड, दैट प्रोसेस इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। अब अगर हम किसी भी ह्यूमन का पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, एवरी जेनेटिक थिंग देख रहे हैं तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं? कोई भी जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज हो तो वो पता कर सकते हैं, सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया बात, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या थी ना कि ये पहले के ज़माने का, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कि ये लोग मिस यूज़ करते थे। एक्चुअल में एमनियोसेंटेसिस की जो प्रोसेस है वो इसलिए बनी है कि हम लोग जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ को बच्चे के पैदा होने से पहले ही फिगर आउट कर पाए। जस्ट इन केस अगर है तो वो अबनॉर्मल बच्चा नहीं होना चाहिए, पर लोग इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमको क्रोमोसोम पता चल रहा है सारे, तो मतलब हम लोगों को ये भी पता चल रहा है कि उसके अंदर XX है कि XY है, तो फीमेल फीटिसाइड होती है। व्हाट इज़ फीमेल फीटिसाइड? कि अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो लोग फीमेल को यूट्रस के अंदर ही मार देते हैं, दैट इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड। तो इस वजह से इसका मिसयूज होता है, इसलिए एमनियोसेंटेसिस इन इंडिया इज बैन। बाहर के कुछ देशों में अभी भी होता ही है, पर लेकिन इंडिया में ये बैन हो चुका है हमारी नालायकी की वजह से। नहीं तो ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा ऐसा यूजफुल चीज़ है, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या 2 इंपॉर्टेंट यूजेस बताए एमनियोटिक फ्लूइड के। सबसे पहला शॉक अब्जॉर्बर, दूसरा यूज्ड इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक मेकअप, देयरफॉर यूज्ड इन एमनियोसेंटेसिस, बट नाउ इट इज बैंड बिकॉज ऑफ द misuse of this female feticide and all these things, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो एमनियोटिक फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन है, प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो। इसका मतलब क्या है? अब देखो, डेसिक्रेशन मतलब क्या होता है? ड्राइंग। अब पानी है तो ऑब्वियसली ड्राइंग से मदद करेगा, ड्राई ना होने से मदद करेगा, सीधी सी बात है, वही तो फंक्शन होता है कोई भी लिक्विड का, ठीक है। इसके अलावा जो फंक्शन है वो है सेपरेट्स फीटल टिश्यू फ्रॉम अदर सेल्स। इससे भी कुछ नया नहीं है, सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली फीटस की जो सेल्स होगी वो अंदर होगी, दूसरी जो होगी वो बाहर होगी, तो बस अलग अलग होती है। ये सारे हैं फंक्शंस एमनियोटिक फ्लूइड के, ठीक है। नेक्स्ट यॉर्क सैक का फंक्शन। अब ह्यूमन एग्स आर एलेसिथल, ये पहले लिखो।
इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने बोला, ह्यूमन एग्स आर एलेसिथल, मतलब कि ह्यूमन एग्स, अब नॉर्मल अगर आप कोई भी एग देखोगे, कोई भी बर्ड का है या ऐसा सब एग देखोगे तो उसके अंदर यॉक सैक होता है। अगर जस्ट इन केस इफ़ यू ईट एग्स तो उसके अंदर जो नहीं भी खाते तो पता है ना येलो कलर का जो होता है दैट इज़ यॉक सैक। तो अब दैट इज़ यॉक, नो यॉक सैक नहीं, दैट इज यॉक। तो वैसे ही बहुत सारे एग्स के अंदर होता है यॉक सैक, पर ह्यूमन एग्स के अंदर यॉक सैक नहीं होता। तो अभी जो हमने हाइपोब्लास्ट से बनाया वो क्या था, बनता है यॉक सैक बट वो थोड़े टाइम तक होता है, फिर वो ऑब्लिटरेट होता है, वो चला जाता है, ठीक है। यॉक सैक बनता है पर एलेसिथल है, मतलब ह्यूमन एग को एलेसिथल कंसीडर किया जाता है। इवन तो उसमें यॉक सैक है, उसका कुछ खास ऐसा फंक्शन नहीं है, उसका एक फंक्शन सिर्फ है, वो है एरिथ्रोपोएसिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन। अच्छा, छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सब सोर्सेज हट जाते हैं, सिर्फ एक बोन मैरो ही रह जाता है, ठीक है। तो उसमें से एक सोर्स है यॉक सैक, यॉक सैक से भी आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, बट ओनली फॉर सम टाइम बिकॉज ह्यूमन एग्स आर एलेसिथल एज ऑलरेडी सेड, ठीक है। ये फंक्शंस है सारे के सारे एमनियोटिक फ्लूइड और यॉक सैक के, ठीक है। ये यहाँ पे इतना कंप्लीट होता है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं वो जो मैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की बात कर रही थी उस पे, ठीक है। तो ये लिख लो पहले। ओके, सो अभी हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ठीक है, जिसकी मैं अभी तक बात कर रही थी। तो पहले ये वाला डायग्राम, ये तो हम लोग ने यहाँ तक तो कर लिया था, है ना, इतना तो हो चुका है हमारा। है ना, इतना हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा प्रिकर्सर्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के जो प्रिकर्सर सेल्स होंगे वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि ये, मान लो क्या है, ये ऊपर एमनियोटिक कैविटी और नीचे यॉक सैक, इतना हमने बनाया था। तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो बनती है इधर यॉक सैक और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बीच में। कमाल की बात यह है कि इसकी भी दो लेयर बनती है। एक लेयर वो होगी जो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स की तरफ होगी, उसके पास होगी। दूसरी लेयर वो होगी जो हाइपोब्लास्ट सेल्स के पास होगी। सिमिलरली ऊपर की तरफ भी बनती है जो साइटोट्रोफोब्लास्ट और एमनियोजेनिक सेल्स के बीच में होगी। ये क्या है, हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब क्योंकि इस तरफ नीचे की तरफ दो लेयर बनी है, इसलिए जो लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स के पास होती है उस लेयर का नाम है सोमैटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म। जो लेयर हाइपोब्लास्ट सेल्स के पास है उस लेयर को बोलेंगे स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म, ठीक है।
मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की जो प्रिकर्सर सेल्स होती है वो ऊपर की तरफ एम्नियोजेनिक सेल्स और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बीच में एक लेयर बनाती है और नीचे की तरफ यॉर्क सैक और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बीच में 2 लेयर बनाती है। जो लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ होती है उस लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को बोलते हैं सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म। जो लेयर हाइपोब्लास्ट सेल की तरफ है उसको बोलते हैं स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। तो अल्टीमेटली इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ने ओवरऑल पूरे एम्ब्रियो को हर जगह से कोट कर लिया। किस तरीके से, देखो ये हमारा एम्ब्रियोनिक डिस्क है जो हम मान के चल रहे हैं हाइपोब्लास्ट और हैप्पीब्लास्ट सेल से। उसके अलावा ये है हमारा यॉर्क सैक और एलेंटोइस। अब ये क्या बोल दिया मैंने, ये हमारा विलाई है ऑब्वियसली जो एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, ये जो है ये यॉर्क सैक है। ऊपर वाला जो है ये एमनियोटिक कैविटी है। ठीक है, ऊपर का एमनियोटिक कैविटी नीचे का यॉर्क सैक। ये तो आपको भी रिलेट हो रहा है, ये ऊपर की एमनियोटिक कैविटी नीचे की यॉर्क सैक, ये एमनियोटिक कैविटी ये यॉर्क सैक। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को कहाँ लाइन किया था, इधर एमनियोटिक कैविटी के बाहर की तरफ एज वेल एज यॉर्क सैक की तरफ भी, है ना। इतना हमने किया था। इसके अलावा हमने साइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ भी लाइन किया था। ये हमारी साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स है इन जनरल, या साइटोट्रोफोब्लास्ट ही बोलो, जो कि क्या हुई एक्टोडर्म। क्या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, इंट्रा एम्ब्रियोनिक कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर की जो एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म है वो कौन बना रहा है, वो एम्ब्रियोनिक डिस्क ही बनाएगी, वो आईसीएम ही बनाएगा। बाहर की जो है वो सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल है। ये जो एक्टोडर्म है ये एम्ब्रियो की एक्टोडर्म नहीं है, एम्ब्रियो की लेयर, बाहर की लेयर की एक्टोडर्म है। ठीक है, ये बाहर की जो है ये एक्टोडर्म है, अंदर ये जो है वो एंडोडर्म है। और जो रेड कलर से मैंने बनाया वो सब मेसोडर्म है, सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। ठीक है, ये जो इधर बनाया मैंने ये है यॉर्क सैक, सॉरी यॉर्क सैक ये एलेंटोइस है। अंदर का जो ये पूरा है ये एमनियन पूरी लेयर, और बाहर की जो है वो कोरियन, और ये यॉर्क सैक और ये एलेंटोइस। जस्ट इनकेस अगर आपको अभी भी ओरिएंटेशन नहीं मिला तो आई रिपीट, ये हमारा नॉर्मल एम्ब्रियो, इसमें हम लोग ने ऊपर जो एपिब्लास्ट था वो नीचे आया था और ऊपर एम्नियोजेनिक सेल्स फॉर्म हुई थी जिसकी वजह से हमने एमनियोटिक कैविटी बनाई थी, और नीचे की तरफ हाइपोब्लास्ट सेल्स डिफरेंशिएट हुए थे और फिर उस वजह से हमने यहाँ पे यॉर्क सैक बनाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग ने बोला कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की जो प्रिकर्सर सेल्स है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाती है। वो कैसे बनाती है, एमनियोजेनिक सेल्स और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बीच में एक लेयर बना देती है और हाइपोब्लास्ट सेल्स और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बीच में 2 लेयर बना देती है। तब 2 लेयर है तो 2 लेयर का 2 अलग अलग नाम होंगे। तो नीचे की तरफ जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ होती है उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म, और जो हाइपोब्लास्ट की तरफ होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर जो स्पेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, जो कि है ये।
ये वाली जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ठीक है। तो मैंने वही वाला जो डायग्राम है उसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया। ये हमारा विला ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बना रहा है, इसके अंदर की तरफ की जो लाइनिंग है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट की होगी, और उसके अंदर की तरफ जो लाइनिंग है साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ दोनों साइड पे मीजोडर्म है, तो ये मीजोडर्म, ठीक है। ये बाहर वाली जो सोमेटोप्ल्यूरिक है, ठीक है। अंदर ये एम्ब्रियोनल डिस्क है, ये हमारा एमनियोजेनिक सेल्स है। एमनियोजेनिक सेल्स के बाहर भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होगी। ये यॉर्क सैक है, यॉर्क सैक के बाहर भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होगी और साइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ भी मेसोडर्म होगी। तो ये वाली प्लैंक्टोप्ल्यूरिक है, ये वाली सोमेटोप्ल्यूरिक है, ठीक है। इसके अलावा ये एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा दो चीज़ और होती है, एलेंटोइस और कोरियन। तो ये एलेंटोइस है, ये इसका मेसोडर्म की लाइनिंग है, कोरियन में एक्टोडर्म और ये मेसोडर्म, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्ट और मेसोडर्म। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं एमनियन किससे बना है, तो एमनियन इज द लाइनिंग जिसमें एमनियोजेनिक सेल्स आ गए और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आ गए। तो ये बना है मेसोडर्म से ऑब्वियसली, प्लस एक्टोडर्म से, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। कोरियन अगर वो सब इतना डिटेल उतना अच्छे से नहीं समझ में आया, स्टिल फाइन, ये याद रख लो। कोरियन किससे बना है, ये कोरियन बाहर का है, तो ये भी मेसोडर्म ऑब्वियसली, जो रेड कलर का वो मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस, और ये जो ब्लू लाइनिंग है साइटोट्रोफोब्लास्ट की, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, ठीक है। इसके अलावा एलेंटोइस, ये रेड लाइनिंग से बना है मेसोडर्म, और ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको बताया ये है एंडोडर्म, तो प्लस एंडोडर्म। सिमिलरली यॉर्क सैक सेम टू सेम, बाहर मेसोडर्म और ये वाला पार्ट एंडोडर्म, तो ये मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म। तो आपको क्या याद रखना है, पहले के जो दो है एमनियन और कोरियन, वो सब एक्टोडर्म और मेसोडर्म से बने हैं। एलेंटोइस और यॉर्क सैक मेसोडर्म और एंडोडर्म से बने हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म यही याद रखना, बाकी मेसोडर्म तो सेम ही है, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ठीक है। इसको लिख लो। अब हम गैस्ट्रुलेशन का दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। देखो, हमने ऊपर एपिब्लास्ट लेयर बनाई थी और नीचे हाइपोब्लास्ट लेयर बनाई थी। ध्यान से सुनना, इसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, और इसी टॉपिक के लिए मैं बोलूँगी कि वो वाली वीडियो देखो, एनिमेशन वाली जो मैंने आपको बोली थी, तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। पर यहाँ से समझ के फिर जाना है, ऐसे पहले उधर देख लोगे फिर इधर आओगे ना, तो थोड़ा हो सकता है वो वाला नहीं समझ में आए। यहाँ से वहाँ जाओगे तो वो और इन जनरल टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने ऊपर एपिब्लास्ट बनाई थी, अभी बाकी सब जो चीज़ें उसको छोड़ो, जो एमनियोटिक कैविटी थी, यॉर्क सैक था, वो सब साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। पर अभी हम लोग कुछ और चीज़ की बात करेंगे। पहले हमने बाहर की जो चीज़ें थी उसकी बात की थी, मतलब इनर सेल मास का जो पार्ट था, उसके अलावा बाहर जो जो चल रहा था वो। अब हम इनर सेल मास में एम्ब्रियो में क्या हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये हमारी ऊपर की जो है वो एपिब्लास्ट है, नीचे की हाइपोब्लास्ट है। अब क्या होता है कि एपिब्लास्ट लेयर में एक ऐसा होल जैसा बन जाता है। जो सेल्स है सारी एपिब्लास्ट की, उसमें से थोड़ा सा ऐसे कुछ सेल्स ऐसे साइड हो जाती है, अंदर चली जाती है, और एक ऐसे अंदर की तरफ एक होल जैसा या एक कैनल जैसी चीज़ बना देती है, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक। सॉरी, तो प्रिमिटिव स्ट्रिक बना दिया। एक्चुअली में ये बहुत ऐसे वियर्ड सा दिख रहा है 2D में, पर 3D में कैसा होता है, ये हमारी एपिब्लास्ट की सारी सेल्स हैं। कुछ सेल्स ऐसे इन्वेजिनेट होगी और बीच में ऐसे ये प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाएगी, इस तरीके से होगा। ये जो ब्लैक मार्कर है ये होल है, साइड की जो सेल्स है वो एपिब्लास्ट सेल्स है। तो ये यहाँ पे खाली जगह बन गई। वो क्यों खाली जगह बनी, एपिब्लास्ट ने खाली जगह स्पेशली बनाई, इसलिए खुद अपनी कुछ सेल्स को योगदान दे करके। क्यों खाली जगह बनाई, क्योंकि अभी हम लोगों को एम्ब्रियो की
आगे फॉर्मेशन करनी है, मतलब हमको तीनों लेयर बनानी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। बाहर की तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक तो हमने बना दी, अंदर की बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये जो होल बन जाता है उसके अंदर से जो एपीब्लास्ट की लेयर्स है, एपीब्लास्ट सेल्स है जो, वो और सेल्स मल्टीप्लाई होके नीचे नीचे जाती रहती है। तो कैसे होगा, ये तो हमारी नॉर्मल एपीब्लास्ट की लेयर है, और ये हमारी हाइपोब्लास्ट लेयर है। पर लेकिन क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन हो चुका है इधर, तो एपीब्लास्ट अपनी कुछ सेल्स को नीचे दे देगी और कुछ और बना करके भी नीचे दे देगी। तो वो जो बना करके नीचे दे देगी सेल्स, वो जो सेल की लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, ऐसे एपीब्लास्ट सेल्स अपनी सेल्स नीचे की तरफ देगी, जिसकी वजह से एक लेयर ऑफ सेल्स बन जाएगी जिसको बोलेंगे एक्टोडर्म। फिर उसके बाद और भी कुछ सेल्स होगी, वो नीचे जाएगी और एक और लेयर बना देगी, मेसोडर्म। फिर और भी कुछ लेयर्स होगी और फिर उसके बाद एपीब्लास्ट की जो लेयर होगी वो कहलाई जाएगी एक्टोडर्म। एक्चुअली में क्या हुआ, एपीब्लास्ट ने हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करके एक्टोडर्म बनाया, फिर उसके बाद कुछ सेल्स और सीक्रेट की, फिर मेसोडर्म बनाया, और फिर अपनी जो पूरी लेयर है वो एक्टोडर्म बनाया। अगेन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कुछ बुक्स ऐसा भी बोलते हैं कि हाइपोब्लास्ट लेयर एक्टोडर्म बनाती है, बट यू रिमेंबर लाइक दैट कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों कौन बना रहा है, एपीब्लास्ट बना रही है। कैसे हुआ एक्चुअली में, अगेन प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि जो एपीब्लास्ट की सेल्स है वो कुछ अपनी नीचे की तरफ गिर गई और एक होल की तरह फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से और भी जो एपीब्लास्ट लेयर जो अपने आप को डिवाइड कर रही थी वो और नीचे 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 जाए जा रही थी। नीचे इतनी चली गई कि उसने हाइपोब्लास्ट लेयर को रिप्लेस कर दिया और एक लेयर बना दी जिसको बोलेंगे हम एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। फिर उसके बाद वो और कंटिन्यूसली और भी वो मल्टीप्लाई किए जा रही है और भी अपने सेल्स को नीचे डाले जा रही है। फिर एक लेयर बन जाएगी मेसोडर्म और खुद की लेयर वो कहलाई जाएगी एक्टोडर्म। तो एक्चुअली में क्या हुआ, सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन में प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एपीब्लास्ट लेयर ने हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करके 3 लेयर बनाई जिसको बोलेंगे, सबसे पहले एक्टोडर्म बनाई, फिर मेसोडर्म बनाई, फिर एंडोडर्म। 2 बार लिखा है मैंने, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। सबसे पहले नीचे की तरफ एंडोडर्म बनाई, फिर मेसोडर्म बनाई, फिर नहीं, पहले एक्टोडर्म है। एंडोडर्म है। तो देखो मैं भूल गई हूँ, तुम्हें नहीं भूलना है। सबसे पहले एंडोडर्म बनाई, फिर मेसोडर्म बनाई, फिर एक्टोडर्म बनाई। अल्फाबेट में सी पहले आता है कि एन पहले आता है? सी पहले आता है, पर क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, पहले एन। तो पहले एंडोडर्म बनी, फिर मेसोडर्म बनी, फिर एक्टोडर्म बनी। ठीक है, तो कहाँ पे थे, सबसे पहले प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद तीनों जर्माइनल लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब जर्माइनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया, तो जर्माइनल लेयर्स क्या करती है, हम लोग ने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था। जर्माइनल लेयर्स जो होती है वो गट बनाती है, अंदर एंडोडर्म की लाइनिंग होती है, बाहर एक्टोडर्म की लाइनिंग होती है, और बीच में मेसोडर्म होती है, और बीच में सीलोम भी होता है, तो वो गट बना रही है। तो इसीलिए ये भी जो तीनों जर्म लेयर्स है ना, वो आगे जाके फॉर्मेशन करती है आर्केंटेरॉन, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव गट। ये कैसे बनी ये आपको जानने की जरूरत नहीं, इतना डीप में इमेजिनेशन में नहीं करना, खाली इतना याद रख लो। इसमें जो भी मैं बता रही हूँ ना वो कॉन्सेप्चुअली याद रख लो, या हाँ कॉन्सेप्चुअली याद रख लो। इसमें एकदम डीप इमेजिनेशन में जाओगे ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और फिर जो आता होगा वो भी भूल जाओगे। इसलिए मैं जितना बता रही हूँ सिर्फ उतना याद रखो और उतना ही इमेजिन करो जितना मैं इमेजिन करवा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद एपीब्लास्ट लेयर ने अपनी सेल्स अंदर भेजी, जिसकी वजह से हाइपोब्लास्ट को पुश हुआ। अब तुम देख रहे होगे कि इतनी ज़्यादा पुश हो चुकी है, इधर नीचे यॉर्क सैक भी है, ऊपर एमनियोटिक कैविटी भी है, इतनी ज़्यादा जगह सेल्स और कैविटीज से भर गई है। तो इस स्टेज पे जो ब्लास्टोसील है वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा।
ब्लास्टोसील अब खत्म हो गया, ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो नीचे और स्पेस बची थी यॉर्क सैक के वो अब नहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी अभी ये 3 जर्म लेयर्स आ गई है और वो जगह उसने ले ली, क्योंकि कितने तो जगह चाहिए भाई, अभी ब्लास्टोसील कितनी देर तक रहेगा, उसको इतनी सारी चीज़ों को जगह चाहिए और ब्लास्टोसील को जगह देंगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा, उसका टाइम हो गया अभी खत्म, ठीक है। तो ये जर्म लेयर्स जब आएगी तब उसके बाद ब्लास्टोसील की ऑब्लिटरेशन हो जाएगी और देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ आर्केंटेरॉन विच इज प्रिमिटिव गट, और उसके बाद जर्माइनल लेयर्स का डिफरेंशिएशन होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। यानी कि हर एक जर्माइनल लेयर, एक्टोडर्म कुछ चीज़ें बनाएगी, मेसोडर्म कुछ चीज़ें बनाएगी, एंडोडर्म कुछ चीज़ें बनाएगी, जिसके बारे में मैं बताती हूँ। पहले आप देख लो कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, स्टार्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन या ऑनसेट is marked by formation of primitive streak. Important, ठीक है। दूसरा, end of gastrulation is marked by formation of क्या होगा, organ नहीं, आर्केंटेरॉन, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस का जो है वो जेस्टेशन में आता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन। तो गैस्ट्रुलेशन कब खत्म हो जाता है, जैसे ही प्रिमिटिव गट की फॉर्मेशन हो गई तो वो खत्म हो गया, क्या, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। इसके अलावा ऑल जर्माइनल लेयर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, जवाब दो, एपीब्लास्ट। लास्ट चीज़, ये ऑर्गेनोजेनेसिस में ये जो तीनों जर्म लेयर्स है वो कुछ ना कुछ बनाएगी, ठीक है। तो क्या बना रही है, एक्टोडर्म कुछ बनाएगा, मेसोडर्म कुछ बनाएगा, एंडोडर्म कुछ बनाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आप याद करने के लिए करना हो तो कर सकते हो, पर लेकिन मैं ना बोलूँगी। इतना याद रखो कि एक्टोडर्म में नर्वस सिस्टम आता है और एंडोक्राइन आता है, मतलब एक्टोडर्म की जो जर्म लेयर है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन बनाती है, मेसोडर्म की जो जर्म लेयर है वो गोनैड्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाती है, सीवीएस बनाती है यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम, मसल्स, ये सब चीज़ें बनाती है। बाकी जितनी भी बची है, जीआईटी बची या जो भी चीज़ें बची वो सब, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, वो एंडोडर्म बनाता है, ठीक है। एंडोडर्म फर्दर फॉर्म्स इनटू जीआईटी एंड यूरिनरी ब्लैडर, मेसोडर्म फर्दर फॉर्म्स इनटू गोनैड्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्टोडर्म फॉर्म्स इनटू नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। जस्ट अ लिटिल रिकैप, gastrulation, onset of gastrulation is marked by primitive streak formation. Further, the epiblast cells will go inside, replace the hypoblast cells and form 3 germinal layers. That is, firstly it will form endoderm, then it will form mesoderm, and then ectoderm lastly. After the formation of all these germinal layers, because there is no space, now there will be obliteration of blastocyst. Blastocyst obliterates, so there is now formation of primitive gut, which is also known as archenteron. Archenteron further, because of the formation of archenteron, there are 3 germinal layers already. So these 3 germinal layers will further do organogenesis. How are they going to do? Ectoderm, endoderm, mesoderm. Ectoderm will form nervous system and gonads. Endocrine. Mesoderm will form CVS, skeletal system, and what was that? Gonads. CVS, skeletal system, gonads, and endoderm will form the rest of the organs. For an example, GIT, urinary bladder, etc. ठीक है। If you want, you can learn a lot of things in this, पर लेकिन I will not recommend. इतना याद रखो कि तो ही बहुत है, ठीक है। With this, I'll complete my today's lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम जेस्टेशन, प्लेसेंटा, ये सब चीज़ें करेंगे। I will meet you in my next one. Till then, bye bye.